नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबरों की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी ने समाजवादी पार्टी और आपके गठबंधन को बताया साफ, कहा ये जो गैर घोलना चाहते हैं वो प्रयास में नहीं होंगे सफल। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का चेहरा जनता समझ चुकी है। पहले राहुल गांधी, फिर मायावती और अब अरविंद केजरीवाल से गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा और 2022 के चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सा और आम आदमी पार्टी का प, यानी सा और पा मिलकर साफ बनते हैं और ये एक साथ होकर भी मुस्लिम समाज में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं ये विफल साबित होगा, क्योंकि जनता सब कुछ समझ चुकी है। और वहीं ओवैसी पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्हें किसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने और अपने भाई को हैदराबाद की सीट से मतलब रखना चाहते हैं। और कुछ क्या कहा, खुद सुनिए। तुष्टीकरण की बात करते हैं, कितना तुष्टीकरण हो पाया है इन लोगों की। अगर विपक्ष की बात करें, वो कहते हैं सभी लोग हमारे हैं और आने वाला समय जो है वो करारा जवाब देगा। चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव भी आ रहे, जिला पंचायत का रिजल्ट सब लोगों ने देख लिया। सेमीफाइनल और फाइनल में कितना अंतर होगा? देखिए, ऐसा है कि सेमीफाइनल में और फाइनल में अंतर तो हम टीम के परफॉर्मेंस को देख करके बताते हैं। टीम का परफॉर्मेंस आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस देखिए, जिला पंचायत में जिस तरह से सभी का सूपड़ा साफ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, वो साफ संकेत देती है कि 2022 में भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। कोरोना काल में हुई मृत्यु को लेकर कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं भाजपा नेता और मंत्री। इसी क्रम में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ठाकुरगंज में कोरोना काल में दिवंगत हुए कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में कोरोना काल में हुई मृत्यु के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की जा रही है। इसी क्रम में वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। आज से कक्षा 8 तक अनिवार्य संस्कृत किए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे ये जरूरी है कि बच्चे अपनी भाषा को पहचानें और अच्छी तरीके से जानें। इसमें भी सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ जाना हो रहा है और जो लोग कोरोना में हुए हैं, काफ़ी जगह हम लोग कई दिन से मिल रहे हैं। लोगों को वहाँ होना, उनके परिवार का हाल जानना, उनके परिवार की व्यवस्था करना, ये हम लोग के सेवा ही संगठन कार्यक्रम पार्टी ने पहले भी प्रदेश स्तर पर चलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम प्रकार की सुविधाएं दी हैं जिनके वहाँ पर इस प्रकार की मृत्यु हुई हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा वसीम रिजवी पर हमलावर नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी चिलाए आजम खान हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज विपक्ष पर जमकर वार किया। आपको बता दें, भाजपा में अहम पदों पर रहे और लखनऊ में प्रदेश के अल्पसंख्यकों ने अपने नवनियुक्त अध्यक्ष कुंवर बासित अली का जोरदार स्वागत किया था। नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बासित अली ने सपा और वसीम रिजवी को निशाने पर रखते हुए कहा कि उन्होंने आने वाले चुनाव में 2022 में अल्पसंख्यकों की भूमिका सरकार बनाने में अहम होगी। साथ ही समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर सिमटने को तैयार हो जाए। वहीं वसीम रिजवी को उन्होंने आजम खान का चेला करार देते हुए कहा कि मुसलमान सब जान चुके हैं, अपना कुरान बदलेगा ना आयतें बदलेंगे। वसीम रिजवी को अगर अपना धर्म बदलना है तो बदले और घर बदलना है तो बदले। प्रमुखी की घोषणा हो गई, ऐसे में सपा जो है वो कहती है कि सेमीफाइनल आप लोग देख लेंगे और फाइनल हमारा होगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से? असल में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार अपने मन को बहलाने के लिए बयानबाजी करते हैं और फिर उनको बैठ करके देखते हैं और अपना मन बहलाते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष ने किया अवंतीबाई महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, आजमगढ़ पर दिया बयान।
लखनऊ के वजीरगंज स्थित वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में सभी मरीजों का हालचाल जाना, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कोविड-19 को लेकर बरती जा रही सुरक्षा व्यवस्था को भी जांचा और परखा। यही नहीं, चिकित्सालय में भर्ती प्रेग्नेंट महिलाओं से मिलकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं को जाना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी लोग महामारी की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने अचानक ही वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां खलबली मची। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सभी लोगों को सख्त हिदायत भी दी। आजमगढ़ मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पलिया गांव में दलित महिलाओं पर पुलिस का अत्याचार को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा, प्रदेश में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष महिलाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस घटना को लेकर वो घोर निंदा करती, साथ ही इस पूरे मामले की कार्रवाई भी करेंगे और सरकार से भी कार्रवाई करने की बात करेंगे। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, उनकी क्या व्यवस्था है वो भी देखा हमने। गर्भवती महिलाओं को वार्ड देखा। जो महिलाएं आती हैं उनका कोविड टेस्ट होता है, NT-PCR आने के बाद उन पता चलता है इन लोगों को कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव होती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है, नहीं तो ये सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हमने भोजनालय देखा, इनका भोजनालय में भोजन बन चुका था, लेकिन भोजन जो था वो मुझे कम लगा कि 58 लोगों के लिए भोजन, 58 मरीजों के लिए भोजन वो नहीं लगा मुझे। तो मैंने इनको जो हमारे साथ में संस्था जी हैं और सीमा श्रीवास्तव जी हैं, उनको मैंने बोला कि आप लोग इसको देखिए, चेक करिए। कोई इम्पोर्टेंट आदमी ही भोजन व्यवस्था इम्पोर्टेंट व्यवस्था है जिससे मरीजों का हित जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि कोई मरीज़ भूखा रह जाए। देने में आप जब कम भोजन होगा तो आप थोड़ा देंगी, कंजूसी करेंगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे भोजन पूरा बनना चाहिए जितने लोगों के लिए है। 2-3 लोगों के लिए फालतू बन जाए वो ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इनको बात की है। 98 वर्ष की उम्र में इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर होती हैं। सुनिए दिलीप साहब के निधन के बाद उनके डॉक्टर जलील पारकर और प्रवक्ता फैसल फारूकी ने क्या कहा। हॉस्पिटल घर पहुंचा दिलीप कुमार का शव, 5 बजे सुपुर्द खाक होगा दिलीप कुमार का शव। खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत कूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको, फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बढ़ा रहा। इंडो नेपाल गौरीफ्रंटा बॉर्डर पर बैठे दलाल प्रवासी मजदूरों का कर रहे हैं शोषण। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के डग्गामार वाहनों के मालिक दलालों के जरिए गौरीफ्रंटा पुलिस को पैसा देकर कर रहे हैं गोरखधंधा। आपको बता दें, इन दिनों दलालों के बड़े बड़े कद्दावर सफ़ेद पोत तस्कर व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, जो भोले वाले प्रवासी मजदूरों को जेब बुरी तरीके से काट रहे हैं, क्योंकि पुलिस का दबाव और दलाल उन्हें किसी अन्य वाहनों को आने जाने नहीं देते। अगर कोई नेपाली प्रवासी मजदूर किसी अन्य साधन से जाने भी लगता है तो वह उनको घेर लेते हैं और अन्य वाहनों वाले नेपाली युवक की पिटाई भी कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी नेपाली प्रवासियों को इन दलालों के पास पहुँचती है। इन संबंध में जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया है। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के इंडो नेपाल सीमा के गौरीफ्रंटा रेंज में सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां वन विभाग की लापरवाही के चलते अवैध घुसपैठ, शिकार, कटान, तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें कुछ महिला तस्करों द्वारा जंगलों में भारी संख्या में प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की जा रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्वविख्यात दुधवा नेशनल पार्क सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का बजट पास करती है, किंतु गौरीफ्रंटा रेंज में काफ़ी अरसे से तैनात कुछ लोगों के संरक्षण में वनगांव और मोहना घाट तथा धोखे बाजार से नमूना व भट्टा तक सक्रिय वन माफिया और तस्कर
जंगल की अमूल्य वन संपदा को नष्ट कर रहे हैं और तस्करी को अंजाम देकर मालामाल हो रहे हैं। जिम्मेदार इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि दुधवा नेशनल पार्क सभी रेंजों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले फील्ड डायरेक्टर व पार्क उप निदेशक के अथक प्रयासों के नोमैंस लैंड पर जंगल में प्रवेश वर्जित करने पर खुली सीमा पर खाई खोदकर तार फेंसिंग कराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम तस्करों के द्वारा तस्करी की जा रही है, जिसका वीडियो बनाकर टिकट कटवाया आपने? हाँ कटवा लिया। कहाँ से? मैंने नेपाल से कटवाया। वहाँ जो है कितने का टिकट काटा है? 800 रुपये का काटा है। 800 रुपये काटा है। हाँ। तो अभी तक आप जो है यहीं पे खड़े हैं सुबह से, आप जो है वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो मुरादाबाद में? अब देखिए सर, यहाँ पे जो ये दलाल लोग हैं, इन लोग होते हरामी है, खाते है 300 रुपये का टिकट लेते हैं, 400-500 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लूटते हैं, अंदर से भी लूट के आते हैं, बाहर से भी लूट जाते हैं, कमाने जा रहे हैं, ये नहीं कि कमा के आ रहे हैं। अभी जो है ये भेजने के नाम से आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं ये इंडियन दलाल? 800 रुपये ले रहे हैं, एक टिकट का 800। नहीं, यहाँ पे जो है दलाल जो है आपसे एक्स्ट्रा पैसा कितना मांग रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा 2000 मांग रहे हैं। 2000 रुपये किस लिए कि जो है वहाँ पहुँचाने का? हाँ, पहुँचाने का। बात रायबरेली की। बदमाश में सर्राफा व्यवसायी से मांगी 50 लाख की फिरौती, रुपए न देने पर देख लेने की दी धमकी। महाराजगंज कोतवाली के कस्बा स्थित सिप्रा ज्वेलर्स के मालिक अरुण सोनी को मिली है धमकी। धमकी देने वाले ने अपने को लखनऊ में जेल बंद वांटेड राजू भारती बताया। पूर्व में सर्राफा व्यवसायी के साथ हो चुकी है छिनैती। आपके पास जो धमकी का कॉल आई थी, उसके बाद आपने आगे क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं तो कल पूरे दिन शॉर्ट बैठा रहा, फिर शाम को एप्लीकेशन देने के लिए गया। बस ये क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया कि ठीक है, एप्लीकेशन आप दीजिए। क्योंकि जब मैं पहुंचा तो लाइट चली गई थी, तो मैंने मॉर्निंग के लिए सोचा कि मॉर्निंग में दे दें। मॉर्निंग में मेरी बात भी हो गई सर से, बस कुछ नहीं। तो बाकी जब आया तो आपको लगा था कि यह मजाक लगा था क्या था? नहीं, इसको मैंने लाइटली लिया था, सीरियसली नहीं लिया था। खबर दोपहर में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।